हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम अपने चैनल पे नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो बेसिक सर्वेइंग है। थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा बेसिक सर्वेइंग। तो आज से हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक से पढ़ना होगा। जो कि हमारा जो बेसिक है ना सिविल इंजीनियरिंग में, वो हमारा सर्वे आता है कि आप सर्वेइंग किस तरीके से करते हैं फील्ड में। तो आइए हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम इसके इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या लिखा हुआ है, सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस एंटरिंग इट ग्राफिकली एंड न्यूमेरिकली। यहाँ पे जो सिंपल डेफिनेशन इसकी मैं अगर आपको सर्वे को बताऊं तो सर्वे क्या होती है। सर्वे आप देखिए, अगर आपको किसी लोकेशन या फिर किसी पॉइंट को अगर आपको मैप पे दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी मेजरमेंट लेंगे ना, फिर आप उसे मैप में रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपको स्केल दिया होगा उसकी उसकी हेल्प से आप कन्वर्ट, जो आपका स्केल कन्वर्जन होता है उसकी हेल्प से आप जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर जब आपका कोई पॉइंट है उसे आप मैप में शो करते हैं। तो सर्वे यही चीज़ इसके बारे में बताई गई कि सर्वे क्या होता है। सर्वे एक कला होती है जिससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम मैप पे दिखा सकते हैं। उसको हम चाहे ग्राफिकली दिखाएं चाहे हम न्यूमेरिकली दिखाएं, उसको उसको इसी को हम सर्वे कहते हैं। जो आपका सर्वे है ना, ये एक कला होती है सिंपल सी, जिससे आप किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैप में लोकेट कर सकते हैं और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया हुआ है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। इसके फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स में आने के चांस थोड़ा बहुत रहते ही हैं। द शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। आपसे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में तो पूछा जाता है, बट आपकी कॉलेज में भी आपका फिलअप्स में आ सकता है या फिर आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि शेप ऑफ अर्थ क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि जब कोई शेप ऑफ अर्थ होती है ना, वो होती है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, वैसे तो आपको कॉलेज लेवल पे इस पॉइंट से आपको कोई पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, बट अगर आप एसएससी जेई या फिर स्टेट जेई के लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं ना, तो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एंड आपको ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड करना होगा कि लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितनी होती है। जो आपके पोल्स होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12,713.83 किलोमीटर। और जो आपका लेंथ ऑफ इक्वेटर होती है, इक्वेटर के अलॉन्ग जितनी भी आपकी लेंथ होती है ना, वो आपकी होती है 12756, यानी कि 12,756.78 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव में कि इनका डिफरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस और लेंथ ऑफ इक्वेटर का डिफरेंस कितना होता है। तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिख रखा है 42.95 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे सर्वेइंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। हम सर्वे क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं सर्विंग, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स। अगर आपको किसी दो पॉइंट की पोजीशन पता करनी है ना, कि उनके बीच कितनी डिस्टेंस है, तभी आप सर्वे को करते हैं। क्योंकि सर्वे का पर्पस ये होता है कि कोई पॉइंट आपका कहाँ पे लोकेट होता है, उससे को तो हम मैप में दिखाते हैं, इसलिए तो हम सर्वे करते हैं। तो यहाँ पे उसका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू ले आउट और मार्क आउट प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जैसे आपने देखा हो, कोई स्ट्रक्चर है आपका, कोई पोल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसको आपको मार्क करना है या फिर मैप में दिखाना है। इसीलिए आप जो आपका सर्वे करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं ताकि किसी स्ट्रक्चर जो आपका कोई ग्राउंड पे बना हुआ है ना, उसको आप मैप में दिखा सकें, इसीलिए आप सर्वे करते हैं। जो आपका थर्ड आता है वो है आपका टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपके किसी एरिया या फिर वॉल्यूम को जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसको दोबारा मेजर ना करना पड़े। आपने एक बार कर लिया, उसे मैप में बना लिया, उसके बाद ये ना हो कि आपको हर बार उस एरिया को मेजर करना पड़ रहा है। इसीलिए हम मैप बनाते हैं ताकि आपको हर बार ये स्टेप ना करना पड़े। जब का ये होता है ना एरिया और वॉल्यूम को मेजर करने का, ये आपको बार बार ना करना पड़े। अब यहाँ पे हमारा आता है मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग मेजरमेंट। आपकी जो मेथड्स होते हैं ना, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपकी मेजरमेंट्स को, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आप दो तरीके से अपने जो मेजरमेंट होती है, जो अपने फील्ड पे ली होती है, उसके दो टाइप होते हैं, या तो आप न्यूमेरिकली करें या तो आप ग्राफिकली करें। ग्राफिकली मतलब आप पूरा एक एक शीट पे आप ड्रॉ करिए कि पूरा कैसे कैसे डायग्राम है, और या फिर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकली करें कि ए बी इज इक्वल टू इतने किलोमीटर हो गया, या फिर बी सी इज इक्वल टू कितने किलोमीटर है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है ना, वो दो तरीके से होता है। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो हमारा एक तो प्लेन के फॉर्म में होता है और एक मैप की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा ना, एक प्लेन में क्या होता है, एक नॉर्मल एक प्लेन शीट होती है, उस पर आप
पूरा ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और मैप में क्या होता है, आपके छोटी से छोटी डिटेल्स भी वहाँ पे होती है, बट इतना डिटेल नहीं होती क्योंकि मैप बहुत बड़ा होता है। प्लान में आपकी जो डिटेल होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लान जो होता है वो आपको छोटे एरिया को कवर करता है, और जो आपका मैप होता है ना वो बड़ा एरिया में कवर करता है। अब इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका कॉलेज में, आपके आपके जो यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा ना कि डिटेल किस में ज़्यादा होती है, तो आपका आंसर प्लान ही होगा। तो आपका यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि प्लान का होता है लार्ज स्केल, मैप का होता है स्मॉल स्केल। जब आप प्लान बनाते हैं ना तो आप लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका 1 मीटर जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो आपका मैप होता है वहाँ पे आप स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, कि जैसे आपका कोई बड़ा एरिया है ना, वहाँ पे बहुत बड़े एरिया को एक छोटे स्केल में दिखाते हैं। जैसे आपका 1 किलोमीटर हो गया ना, उसे आप 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो बड़ा एरिया कौन सा है, 1 मीटर है कि किलोमीटर है? किलोमीटर है ना, लेकिन उसको हमने छोटी यूनिट में रिप्रेजेंट किया हुआ, और यहाँ पे हमने बड़ी यूनिट को सेंटीमीटर बजाय यहाँ पे हमने थोड़ा सा इससे छोटे यूनिट है उसको भी हमने सेम सेंटीमीटर में उसको डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा मैप होता है ना, उसमें जो हमारा एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम स्मॉल स्केल के टर्म में उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने स्केल्स तो पढ़े होंगे ना, बहुत टाइप के स्केल होते हैं। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा आपने कि स्केल क्या होता है। यहाँ पर अब आपको दोबारा उसको रिकॉल नहीं कराऊंगा, आपको पहले से, या तो आप उसे एक बार रिवाइज करके आइए तब आप इस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे वैसे आपको इसको पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और आपका सर्विंग की डेफिनेशन पूछेगा कि सर्विंग क्या होती है। इसके अलावा मेथड्स नहीं पूछेगा आपसे। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे पहले कवर कर चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव आता है, टू नो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सर्वेइंग में क्या होता है ना, कि आपको ऑब्जेक्ट्स की जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपको पता करने के लिए ही आप सर्वे करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम करते क्यों हैं सर्वेइंग को। टू नो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि सेकंड पॉइंट है टू नो द वर्टिकल डिस्टेंस। जबकि वर्टिकल डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो तो आपको वर्टिकल होती है, जबकि लेंथ के अलॉन्ग होती है उसे आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। आपको बता देता हूँ कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना, वो आपकी जो परपेंडिकुलर जिस पे गिरती है, जैसे आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा है ना, तो जो आपकी ये डिस्टेंस होगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। और वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता ही है कि वर्टिकल मतलब जो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इससे हेल्प से समझा रहा हूँ। जो आपकी ये वाली लाइंस होगी ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी। ये बेसिक है एकदम यार, यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी पता नहीं था तो मैंने आपको बता दिया है कि टू नो द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होती है, टॉप टू बॉटम होती है, उसको हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। तो उसको पता करने के लिए हम सर्वे करते हैं। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो लेफ्ट से राइट होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर आपको कभी याद करना हो। मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेजरमेंट। जो आपका मैप्स है ना, अगर आपका सर्वे जब करेंगे तभी तो आपका मैप प्रिपेयर होगा। मैप कब प्रिपेयर होगा, जब आप सर्वे में मेजरमेंट लेंगे पॉइंट्स की। तो आपका जो मैप होता है ना, वो भी तभी प्रिपेयर हो पाएगा जब आप सर्वेइंग करेंगे, आपका सर्वे करेंगे, तभी आपका मैप प्रिपेयर हो पाएगा। जब का चौथा पॉइंट है, टू नो द एक्सटेंट ऑफ डिगिंग और फिलिंग ऑफ मड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेलवे ट्रैक। ताकि हमें पता चले, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ना, टू नो मतलब ताकि हमें पता चले कि कितनी गहराई तक हमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है। जैसे आप देखते हैं ना कभी, कि आप कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, आप कितने डेप्थ तक फाउंडेशन ले रहे हैं या फिर कितनी हाइट तक आप बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो ये आपका सर्वे के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या कितने एक्सटेंट तक आपको डिगिंग करनी है, यानी खुदाई करनी है, कितने आपको मिट्टी की भरान करनी है। ये आपको पूरा सर्वे में ही पता चलेगा। जब आप सर्वे करेंगे ना, तभी आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, आपको कैसा कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कितने लेवल उसका रखना है, कंस्ट्रक्शन का, रेलवे ट्रैक हो गया और कैनाल्स हो गया। अब जो पांचवा पॉइंट आता है आपका, हमारा पांचवा पॉइंट जो आता है वो है मेकिंग द लेआउट्स ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क एट साइट। जो आपका सिविल वर्क होता है ना जितना भी, वो आप तभी कर पाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो आपका बेसिक है ना, वो आपका सर्वे आपका बेसिक है एकदम से। अगर आप सर्वे से ही आपके सारे काम आगे प्रोसीड होते हैं। आपके जितने भी काम आगे फर्दर होना है ना, वो आपके सर्वे से ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि ताकि आप लेआउट बना सके कि बिल्डिंग का, और जो सिविल वर्क है एट साइड, जब किस बिल्डिंग का आपको साइड पे वर्क करना है, उसका आप एक लेआउट बना सके कि कितनी दूरी पर वो रहेगा, और उसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वो कितनी दूरी पर उससे हैं। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में आता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना,
ये आपके इम्पोर्टेंट ही हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पेपर में इनके बाहर नहीं पूछे, जो का आता है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। आपके जो सिद्धांत क्या है आपके सर्विंग के, आप सर्वे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे ना। तो यहाँ पे 2 रूल्स आपको या फिर 2 प्रिंसिपल आपको दे रखे हैं। पहला प्रिंसिपल है फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और जबकि सेकंड है लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इनको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका 7 नंबर का या 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ बेसिक सर्वेइंग को आप बताएं कि प्रिंसिपल क्या है बेसिक सर्वेइंग के। या तो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि फिलिप्स में पूछ लेगा कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये किसका प्रिंसिपल है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। एक सिंपल सा तो आपको लिखना पड़ेगा होल टू पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब क्या है, कि आप किसी बड़े एरिया को आप छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें। मैं आपको सिंपल सा ही समझा रहा हूँ। अब मैं अगर आपको डेफिनेशन से समझाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल द सर्वे वर्क इज स्टार्टेड फ्रॉम द होल एंड इज मूव टुवर्ड द पार्ट। ये आपको मैंने वही बताया है, यहीं पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि जो आप पहले तो आपको जो बड़ा एरिया हुआ ना, आप वहां से आपको अपना सर्वे करना शुरू करेंगे और फिर आप छोटे छोटे पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं आपको इसको और ज़्यादा सिंपल में समझाऊं तो आपका जो एरिया एरिया होगा ना, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करा हुआ है, जो आपका एरिया है ना उसको आप छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का क्यों करेंगे हम इसे, ताकि जो आपका एरर होगा, माना बात आपका जो एरर है यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका अगर आपको दिख रहा होगा कि एक्स बी और जेड है ना, एक्स बी और जेड है, जो आपका एरिया का जो अगर यहाँ पे एरर आएगा ना वो आपके बाकी एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम इसे नहीं करेंगे पार्ट्स में डिवाइड तो जो आपका एरिया है आपका एरर होगा, एरर मतलब जब आपकी गलती होगी वो आपका बढ़ता ही जाएगा। जब आप यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ, वो जुड़ता ही रहेगा, एडिशन होता रहेगा उसका। लेकिन अगर आप इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे ना तो जो आपका एरर है वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, वो मतलब यहीं पे रह जाएगा, उसका आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो यही मैंने यहाँ पे पूरा इस पेपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पेज में मैंने पूरा वही लिखा हुआ है। लेकिन आपको इसको नोट करने की ज़रूरत है, आप बेसिक से लिख सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझना है तो आप ये समझ सकते, पर्पस यही है कि मैंने आपको दोनों ही समझाना है। तो जी मैंने आपको बताया था कि आपको होल से मूव करना है, आपने बड़े एरिया से मूव करना है और छोटे की तरफ बढ़ना है। आपने आपने उल्टा नहीं करना है इसका कि छोटे से चले फिर बड़े की तरफ, आपको बड़े से छोटे की तरफ चलना है हमेशा। द एरिया दैट हैज़ टू बी सर्वेड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड मेन कंट्रोल्स पॉइंट आर टू बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। अब जो आप मेन पॉइंट्स हो गया ना, कंट्रोल पॉइंट्स जो आपको पता है, जैसे आपके ए बी और सी थे, अब आप इनको तो आपने स्टैब्लिश कर लिया। अब आपको इनके साथ सब मेन पॉइंट जैसे आपके एक्स वाई जेड है ना, इनको भी आपको आपको मार्क करना पड़ेगा, बहुत ही प्रिसाइजली मार्क करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप अपना सर्वे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा वही लिखा हुआ है कि वेरी केयरफुली एंड लोकेटिंग ऑफ दीज पॉइंट्स इज चेक्ड प्रिसाइजली। जो आपने पॉइंट लोकेट किए हैं ना उनको आप बहुत प्रिसाइजली चेक करेंगे कि हमने सही पॉइंट लोकेट करे हैं या नहीं। फिर जो यहाँ पे आता है नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज मेन पॉइंट्स एरिया कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब पॉइंट्स। मैंने आपको क्या कहा था, जैसे आपको पहले किसी एरिया पे आपको मेन पॉइंट स्टैब्लिश करने हैं, फिर आपको इन मेन पॉइंट से आपको सब पॉइंट्स स्टैब्लिश करने हैं, यही इसका मतलब है। और अगर आपको से नहीं समझ आया, ऊपर वाले लाइन से नहीं समझ आए इनसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल विद दिस प्रिंसिपल इन अ चेन सर्वे। बेसिकली हमारा चेन या टेप सर्वे बोलते हैं इसको। तो जो हमारा चेन सर्वे में होता है, एरिया इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू लार्ज ट्राइंगल एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्राइंगल एंड सर्वेड। मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया है, जो आपका एरिया है ना उसको आपने सर्वे सर्वे जब आप उसे करेंगे तो आपने उसे ट्राइंगल के एरिया में उसे डिवाइड कर देना है। छोटे छोटे जो एरिया है ना ट्राइंगल के फॉर्म में आपने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल का रूल है हमारा। इन दिस वे द इन दिस वे एरर कैन बी फिक्स्ड इजीली एंड विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट एज एरर गॉट लोकलाइज। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर जहाँ पे आपका एरर होगा वो यहीं पे लोकलाइज हो जाएगा, वो इसका आगे जो आपका सर्वे होगा ना कंटिन्यू, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको यही लिखा हुआ है कि वो एरर गेट लोकलाइज्ड। इसको आप याद रखिए या तो आप इसको याद रखिए, लेकिन ये चीज़ें याद रखिए कि जो का पहला प्रिंसिपल है सर्वे का वो क्या है। अब जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है वो है हमारा लोकेट न्यू पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट का आपको मतलब समझाता हूँ पहले। अगर आपके पास कोई नया पॉइंट अगर आपको लोकेट करना है ना तो उसे आप तभी लोकेट कर पाएंगे जब अब आपको पहले से 2 पॉइंट की लोकेशन पता होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू पॉइंट इज डन थ्रू टू सच रेफरेंस पॉइंट विच आर ऑलरेडी नोन टू बी ट्रू। मैंने आपको पहले बताया जो आपको
अगर नया पॉइंट लोकेट करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले 2 फिक्स्ड पॉइंट पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक। अब यहाँ पे मैंने आपको देखिए, अगर आप बी है, आपको एक पॉइंट पता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको बी से सी को लोकेट करना है तो आप कैसे लोकेट करेंगे। आप तो ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं, बी यहाँ पे मैंने सी को यहाँ लोकेट कर दिया, या फिर सी को यहाँ लोकेट कर दिया, या फिर यहाँ लोकेट कर दिया, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ए और बी जो पॉइंट्स है उससे आपको सी को लोकेट करना है, तो आप आसानी से लोकेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी एक लाइन में होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका जैसे ए है, तो आप लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ से फिर बी कहाँ पे पड़ेगा। यहाँ से आप सेंटर से लें, या तो आप बी पॉइंट आपको पता है कि अगर फिक्स्ड है, तभी जाके फिक्स्ड कैसा होगा, जब आपको इसकी मेजरमेंट पता होगी तभी तो आप इसकी मेजरमेंट पता कर पाएंगे, और जब आपको इन दोनों की पता होगी तभी आप सी पॉइंट की लोकेशन पता कर पाएंगे। तो सिंपल यही यही रूल है इसमें, कि आपको कोई सा भी अगर नया पॉइंट पता करना है, तो उसके लिए आपको पहले दो जो पॉइंट है ना, फिर जो दो फिक्स पॉइंट है, उनका आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैं आपको इसको इतना डिटेल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये सब तो बेसिक है यार। अगर आपको इनसे इनसे कुछ समझना है ना, तो इसको रटना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप रटते ही तो हैं, आप समझते तो बहुत कम है। मुझे लगता नहीं कि यार कॉलेज में कोई समझता इतने डिटेल से है, और कोई समझेगा भी तो वो भूल जाता है। तो यार पास होने के लिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ रटो आप। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि, क्योंकि नंबर ही मैटर करते हैं आखिर में। कोई कहता है ना नॉलेज, नॉलेज का कोई क्या करोगे, अचार डालोगे क्या नॉलेज का। नॉलेज तभी काम आती है ना जब आपके नंबर्स होंगे, नंबर नहीं होंगे तो चाहे कितना भी नॉलेज हो कोई फायदा नहीं। जो आपका अर्थ का कर्वेचर है, उसका शेप है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम आपके जो सर्वे होते हैं ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपका प्लेन सर्वे, और दूसरा जो आपका आता है वो है आपका जियोडेटिक सर्वे। इसका नाम जियोडेटिक आपने पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। पहले हम बढ़ते हैं अपने प्लेन सर्वे की ओर। अच्छा, हम ये क्लासिफिकेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जो हमारा सेकंड लॉ है ना, वो किस तरीके से काम करता है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम अपने एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा जैसे आपका ए बी सी है ना, अगर आपको इससे समझ नहीं आया, तो यार जैसा आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि ए और बी की डिस्टेंस क्या है, और आपको पता है कि बी का एंगल, बी पे कौन कितना एंगल बन रहा है, तो ए पे कितना एंगल बन रहा है, तो आपको सीधे सीधे बात पता है कि ये दोनों जो लाइंस है ना, वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अगर इसका एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, इसका भी 45 डिग्री है, तो इसका जो सी एंगल होगा ना, वो वहाँ पे आपको फाइंड होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि सी पॉइंट पे। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको थर्ड पॉइंट लोकेट करना है ना, नया पॉइंट आपको लोकेट करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही दो पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए। दो पॉइंट की लोकेशन ज़रूरी नहीं कि वो कितने डिस्टेंस पे है, आप उसको अगर आप उनको उनका एंगल भी आपको पता होगा ना, डिस्टेंस तो खैर ज़रूरी है, डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए, वो कितने दूरी पर आपस में एक दूसरे से दूर है। अगर आपको उनका एंगल भी पता होगा ना, तो उसकी हेल्प से आप थर्ड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्लेन सर्वे की ओर। अब प्लेन सर्वे है तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका अर्थ का कर्वेचर होगा ना, इसमें अर्थ का कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड नॉट कंसिडर्ड। हम इसमें जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड मैंने आपको पहले भी कहा था, उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम अर्थ के सरफेस को एकदम प्लेन मानेंगे। इन दिस सर्वे प्लेन ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे जो आपके सर्वे है ना, वहाँ पे आपके प्लेन ट्राइंगल फॉर्म होंगे, जिनका सम ऑफ एंगल्स रहेगा वो 180 रहेगा। जो यहाँ पे बेसिकली होता है ना, वो हमारा अधिकतर प्लेन सर्वे ही होता है हमारा। इन दिस सर्वे प्लम बॉब इज पैरेलल टू द प्लम लाइन। अब प्लम लाइन में आपको, प्लम बॉब क्या होता है, प्लम बॉब आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप जो पॉइंट आपका जो आपका शीट में पॉइंट होता है ना, उसको आप ग्राउंड पे लोकेट करते हैं, एग्जैक्ट ग्राउंड पे लोकेट करते हैं, वही आपका प्लम बॉब होता है। प्लम बॉब एक, आप समझिए एक लट्टू है, लट्टू टाइप का होता है नीचे से, और उस पर एक धागा बांधा जाता है, ताकि उससे आप सर्वेयर जो है ना, वो एग्जैक्ट मतलब पॉइंट को लोकेट करता है ग्राउंड पे। और आपका प्लम लाइन जो होती है आपका इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था, इन दिस सर्वे प्लम बॉब एंड प्लम लाइन आर पैरेलल। जो आपके प्लम बॉब है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, ये आपका प्लम बॉब है, ए पॉइंट जो आपका आपका प्लम बॉब है, और जो मैंने आपको डॉटेड सा दिखाई है वो आपकी प्लम लाइन है। ये मतलब प्लम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। तो जब आप इसे करेंगे ना, जो आपका अर्थ प्लेन, आपका प्लेन सरफेस है, तो जब उसे प्लम बॉब की हेल्प से आप मेजर करेंगे, तो जो आपका प्लम लाइन है ना, वो हमेशा इसके पैरेलल होगी। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में क्या होती है, वो उसके पैरेलल नहीं होती है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको बुक में तो नहीं मिलेगा, मैं आपको उसको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जबकि प्लम लाइन है ना, वो आपके प्लम बॉब के पैरेलल जाएगी एकदम, क्योंकि प्लम बॉब तो आपका परपेंडिकुलर होगा, और आपका प्लम लाइन है ना, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, और वो उसके पैरेलल में ही होगी। ठीक है। इन प्लेन सर्वे एरिया
ऑफ 260 स्क्वायर किलोमीटर और लेस इज कंसिडर्ड एट स्मॉल एरिया। जो आपका प्लेन सर्वे है ना, प्लेन सर्वे हम किस में करते हैं, जिसमें आपका जो 260 स्क्वायर किलोमीटर और उससे जो कम का एरिया होता है ना, उसमें हम प्लेन सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द सर्वे ऑफ स्मॉल लेंथ और स्मॉल एरिया प्लेन सर्वे इज अडॉप्टेड। वही सेम पॉइंट है, जो 260 या फिर उससे कम किलोमीटर वाला एरिया होगा ना अगर हमारे पास, तो उसके लिए हम प्लेन सर्वे यूज़ करेंगे। और जो हमारा स्मॉल एरिया होगा प्लेन का, उसमें भी हम आपका प्लेन सर्वे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमारा जियोडेटिक सर्वे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जियोडेटिक सर्वे होता क्या है? व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टू बी इंक्लूडेड इज नोन एज जियोडेटिक सर्वे। जब हमारा जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर आपको पता है, मैं आपको बेसिक भी नहीं बताऊंगा इतना। कर्वेचर आपको पता है, कर्वेचर जो आपका ये वाला एरिया होता है ना, ये जो आपको होता है ये कर्वेचर, ये आपका प्लेन है और ये आपका कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब कर्व, नाम पे ही जिसका पता चल रहा है कि इसका कर्व है। जब आपका अर्थ है वो आपको पता है कि ऑब्लेट स्फेरॉइड है, तो वहाँ पे जो हमारा कर्वेचर होता है ना, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं सर्वे में। यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो होता है हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। अब जो आपका प्लेन सर्वे है उससे तो आप नॉर्मल चेन टेप की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन आपको जियोडेटिक सर्वे में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं। कई बार सर्विंग करते टाइम यहाँ पे बहुत सारा एरर्स निकलते हैं, इसलिए आपको इसको हाई एक्यूरेसी करने की ज़रूरत पड़ती है। इन जियोडेटिक सर्वे स्फेरिकल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, और जो इनका सम ऑफ एंगल होता है ना वो 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 540 से कम होता है। ये आपके फिलिप्स में पूछ सकता है, मतलब नॉर्मली अगर आपका एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें तो नहीं पूछेगा यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डेटा याद कर लीजिए प्लीज़। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन जियोडेटिक सर्वे प्लम बॉब एंड प्लम लाइन मीट एट सेंटर ऑफ अर्थ। अब मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। थोड़ा वीडियो जो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी वो कट हो गई थी, इसलिए ये एरिया नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं आया उसमें, पर मैं आपको समझा लेता हूँ। जो आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ है ना, जैसे आपका ये है ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए आपका क्या है? प्लम बॉब, और बी आपका क्या है? प्लम लाइन। ये सारा मैं आपको एसएससी जेई का भी पढ़ा रहा हूँ, एसएससी जेई स्टेट जेई वहाँ पूछता है ये सब। तो आपको, आपके लिए बेटर तो यही है कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको बाद में सिर्फ इनको देखना पड़ेगा यार, इनको इतना समझना नहीं पड़ेगा। प्लम बॉब मैंने क्या कहा था, वो परपेंडिकुलर होता है ऑब्जेक्ट की उसको लोकेशन दिखाने के लिए, वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा कर्वेचर है, इसको आप अभी प्लेन की हेल्प से समझिए, जैसे मैंने आपको प्लेन में समझाया था। प्लेन में क्या था, प्लम बॉब परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल में आपकी प्लम लाइन होगी। कर्वेचर में क्या है, जब का प्लम बॉब है वो पैरेलल है, लेकिन जो उसकी प्लम लाइन है वो भी उसके पैरेलल है। पैरेलल कैसे, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से शो करता हूँ इसको कि कैसे पैरेलल है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे आपका ये प्लेन पॉइंट है, मान लो ए है, ये आपका प्लम बॉब वाली पार्ट है और ये आपका प्लम लाइन वाला पार्ट है बी। अब अगर मैं इनको कर्व में बनाऊंगा तो कर्व में कैसा होगा, जो आपका ए है वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो आपका बी है वो इस डायरेक्शन में। ये अभी भी पैरेलल ही है। अगर आप इन्हें प्लेन में देखिए तो प्लेन में तो ये पैरेलल ही है, लेकिन अगर आप इसे जियोडेटिक में देखिए जिसमें हम कर्वेचर को भी इंक्लूड करते हैं, तो आपका आप देखिए तो ये आपका एक टाइम पे ना मीट करेंगे ही करेंगे। और ये मीट कहाँ पे करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ। यही उस पॉइंट में लिखा हुआ है जो आपका कहाँ गया है वो पॉइंट, जो आपका जियोडेटिक सर्वे होता है ना, यहाँ पे प्लम बॉब और प्लम लाइन मीट करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पे आप समझिए, जब का ए पॉइंट है ना, इसको अगर आप प्लेन भी करेंगे तो तब भी ये पैरेलल ही रहेंगे एक दूसरे के। ये आपको डायग्राम की हेल्प से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पीछे भी दिखाया है इसको, जैसे आप देख सकते हैं। पीछे मैंने आपको क्या दिखाया है, यानी जैसे आप इसके अगर ये वाला जियोडेटिक वाला जो कर्वेचर वाला पार्ट है ना, अगर आप इसे प्लेन कर देंगे ए और बी के फॉर्म में, तो तब भी ये प्लेन रहेंगे। और जैसे अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, तो मोड़ने में भी क्या होगा, जब का ये है ये एक पैरेलल ही रहेंगे। ये आपको शो नहीं होगा लेकिन ये पैरेलल ही रहेंगे। तो यही पॉइंट इसमें लिखा गया है। आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। और जो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो सर्वे आपका जियोडेटिक सर्वे होता है वो आपका होता है 200 स्क्वायर किलोमीटर से जो ज़्यादा वाला एरिया होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस सर्वे इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन द लैंड एरिया इज ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है तब आप जियोडेटिक सर्वे का इस्तेमाल करेंगे। 260 से कम है या फिर 260 है तो कौन सा करेंगे, प्लेन वाला यूज़ करेंगे, प्लेन सर्वे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एसएससी जेई स्टेट जेई में पूछ सकता है ये वाला पॉइंट। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अबाउट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्लेन में आपकी जो डिस्टेंस आई है ना 2 पॉइंट की, वो 12 किलोमीटर की है,
तो जो आपका जियोडेटिक सर्वे में जो आपकी डिस्टेंस आएगी, टोटल मेजरमेंट आएगी, उसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है। क्योंकि जो आपका देखिए, अगर आप इसको आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही होगा ना। जो आपका ए से बी है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जो आपका ए से बी है कर्वेचर में है जो, वो आपका डिस्टेंस है। और आपको हमेशा आपसे पता होगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। तो इसको मैंने सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे समझा दिया है कि अगर आपका 12 किलोमीटर के लिए अगर आपको डिस्टेंस पता कर डिस्टेंस दिए होगे ना आपको 2 पॉइंट की 12 किलोमीटर, तो प्लेन सर्वे में तो उसका 12 किलोमीटर ही आएगा। लेकिन अगर आप उसे जियोडेटिक सर्वे में मेजर करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आएगा। अब जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो हमारा आता है प्लेस के बेस पे। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो दूसरा सर्वे आएगा वो आपका आएगा प्लेस की जगह के हिसाब से, आपका कौन सा सर्वे आपका प्रिफर किया जाएगा। पहला जो हमारा था वो क्या था, हमारा कर्वेचर के बेस पे। जो हमारा पहला था वो था हमारा कर्वेचर के बेस पे। अब जो हमारा सेकंड है वो हमारा हमारा आता है प्लेस के बेस पे। यार वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो में पूरा इंटरेस्ट बना के रखें, क्योंकि आपको आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी आपका क्लियर हो जाएगा ना, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा आपका, तो जो आपके आगे की जो पढ़ाई हुई ना उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आगे पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सर्वे में एडवांस सर्वे भी आता है, उसमें आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे ढंग से पढ़िए। आपका लैंड बेस्ड सर्वे आता है। लैंड बेस्ड सर्वे में आपका पहला आता है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। इन सब का नाम इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिलअप्स में पूछ लेगा कि कैडेस्ट सर्वे का आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई बताओ कौन सा सर्वे है, तो आपको नाम याद रहेगा तभी तो आप लिख पाएंगे ना। कैडेस्ट्रियल सर्वे मतलब दिस सर्वे इज डन टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ टाउन रीजन स्टेट टू फाइंड एरिया ऑफ द लैंड दैट कम्स अंडर ज्यूरिडिक्शन। कैडेस्ट्रियल सर्विस ये सर्वे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, हिंदी में बताता हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम की कमी मेरे पास भी है। जब आपका सर्वे होता है ना, कैडेस्ट्रियल सर्वे, ये आपकी बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टेट बाउंड्रीज होती है ना, वहाँ पे आपकी जो बाउंड्रीज मार्क करने के लिए किया जाता है, ताकि उनका बाद में एरिया फाइंड कर सके आसानी से। ठीक है, एरिया बाउंड्रीज हो गई स्टेट की, टाउन की, रीजन की, ताकि हम उनका एरिया फाइंड कर सके। आपको जो नेक्स्ट आता है वो आपका सिटी सर्वे। सिटी सर्वे ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ रोड, ड्रेन, पाइपलाइंस, सीवर, बिल्डिंग्स। आपका जो सिटी सर्वे होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और लोकेशन पता चल सके, आपकी रोड की, ड्रेनेज की, पाइप्स की, सीवर लाइन्स की, और ओपन पार्क्स की और बिल्डिंग्स की। आपका जो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, दिस सर्वे इज डन टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ नेचुरल शेप्ड सच एज माउंटेन, रिवर्स। ये आपको टोपोग्राफी मतलब जैसे आपने पहले भी सुना होगा ये टर्म ज्योग्राफी में, टोपोग्राफी। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है, जो आपकी पोजीशन पता करने के लिए होता है, किसी पहाड़ की पोजीशन कहाँ पे लोकेट करता है, वो पहाड़ हो या फिर कोई नदी है, कोई हिल स्टेशन है, या फिर मैन मेड जगह है, जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया। इनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम जो सर्वेस का यूज़ करते हैं वो हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। अब हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे हमारा आता है। मरीन सर्वे आपका कौन सा होता है, मरीन सर्वे आप देखिए, मरीन सर्वे जो आपका होता है ना, वो आपका इसलिए यूज़ होता है, दिस दिस काइंड ऑफ सर्वे इज डन टू फाइंड द एक्सपेंस दैट डेप्थ, स्पीड एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर, कैनाल्स, वाटर बॉडी। जो आपका डेप्थ होती है ना, तो आपकी कैनाल की डेप्थ फाइंड करने के लिए, उसकी स्पीड और डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए जो हम सर्वे करते हैं वो हमारा हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे कहलाता है। आपका जो एरियल सर्वे होता है, एरियल आपको इनका बस नाम याद रखना है और हिंदी में याद रखिए। इनको आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड ही करूँगा आप नोट बनाइए। दिस सर्वे इज कंडक्टेड बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। जो आपका एरियल सर्वे है, ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपका क्या होता है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये जो आपका सर्वे होता है ना, ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की हेल्प से कंडक्ट किया जाता है उन एरियाज में जहां आपका फिजिकली सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आपका आपदा का क्षेत्र हो गया कोई, वहाँ आपका फिजिकली जाके सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम एरियल सर्वे का यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हमारा आता है। इस सर्वे में हम क्या करते हैं, प्लानिटरी मोशन इन द स्काई, जो आपके प्लैनेट्स की दशा, जैसे आप कहते हैं ना हिंदी में, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि राहु या फिर केतु की दशा या फिर शनि की दशा बदल चुकी है। जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल मतलब वही सब आप समझ सकते हैं कि जो आपके जो आपको ये बताते हैं राशि वगैरह जो बताते हैं, उन सब में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ही यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस ऑन अर्थ आर फाउंड। ये सब इसी चीज़ में आता है, जो आपके जितने भी चैनल्स ही होते हैं ना, जबकि राशि वगैरह इन सब से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपके एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में ही आते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, आपका उद्देश्य क्या है सर्वे करने का, उसके बेसिस पे भी। पहला आपने क्या पढ़ा,
आपने पढ़ा पहले कि कर्वेचर के बेस पे कि अर्थ का कर्वेचर कैसा है। सेकंड आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, आपके जगह के हिसाब से कि आपका कौन सा सर्वे इस्तेमाल होता है। अब जब कोई थर्ड आता है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगी क्योंकि इसमें आपका सिर्फ यही टॉपिक बचा हुआ है और जो सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और स्केल्स, सिर्फ ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो इनको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम क्यों करते हैं सर्वेइंग, उसके बेस पे, हमारा उद्देश्य के बेस पे जो हमारा पहला आता है वो है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। दिस सर्वे इज डन टू कलेक्ट द नेसेसरी डेटा फॉर द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स, ब्रिज एटसेट्रा। जो हमारा इंजीनियरिंग सर्वे होता है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो जरूरी डेटा है, हमें जितना हमको नेसेसरी डेटा है, जिससे हम अपनी प्लानिंग और डिज़ाइन कर सके कैनाल्स का, ब्रिज का यानी पुलों का, सड़कों का निर्माण कर सके। इस उसको उस डाटा को प्राप्त करने के लिए ही हम इंजीनियरिंग सर्वे का यूज़ करते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्वे को हम परफॉर्म करते हैं। जो आपका सेकंड टाइप का सर्वे आता है वो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। दिस सर्वे इज डन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड अदर मटीरियल अंडर अंडर अर्थ सरफेस। जो हमारा ये वाला सर्वे होता है ना, जियोलॉजिकल सर्वे, इसमें हम इसीलिए हम इसे ये परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, सॉइल का जो कह लो स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, सॉइल का रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, अदर मटेरियल अंडर अर्थ सरफेस, जितना भी हमारा धरती के अंदर जो भी हमारा मटेरियल है ना, जितना भी हमारा पदार्थ है, जो हमारा अर्थ सरफेस के अंदर जितना हमारा मटेरियल है, उसका हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हम जियोलॉजिकल सर्वे को परफॉर्म करते हैं। जो हमारा तीसरा आता है वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। दिस सर्वे इज डन टू फाइंड द रिमेन ओल्ड बरीड स्ट्रक्चर, साइन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेन्स। आपने देखा होगा ना, जैसे अवशेष, जिन्हें हम अवशेष कहते हैं, उनको हमें मतलब उनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए या फिर हमें उन अवशेष को फाइंड करने के लिए ही हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। जियोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल और रॉक के बारे में हम पता करते हैं, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि हमें जो अवशेष है उनकी हमें खुदाई करके हमें उन अवशेष को बाहर निकालना होता है। तो इसीलिए हम ये सर्वे करते हैं ताकि हम जितने भी मतलब उनके अवशेष होते हैं ना, उनके निशान या फिर उनके ढांचे या फिर किसी उनकी वस्तु को हम उनका पता लगा सकें, हम कि जो हमारा अवशेष है ना, उनका ढांचा, उनके वस्तु या फिर उनका कोई निशान या फिर चिन्ह, उनके बारे में हम पता कर सके, इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे को परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा इसमें लास्ट आता है वो है हमारा माइन सर्वे। माइन सर्वे मतलब खदान होता है, इससे हम परफॉर्म करते हैं कि अब ऑब्वियस बात है कि माइन सर्वे तो हम इसे खदानों में ही परफॉर्म करेंगे ताकि हमारी वेल्थ हो, मिनरल वेल्थ। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई मिनरल्स होते हैं जो खदानों में पाए जाते हैं, जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया और आपका कोल हो गया, खदानों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा मिनरल वेल्थ के लिए परफॉर्म किया जाता है। मतलब वेल्थ मतलब आप कह लीजिए अपने अपने लाभ के लिए करते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसे हम अपने वेल्थ के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं हम, ताकि हमें इससे कुछ फ़ायदा हो। अब जो हमारे सर्वे में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इनके बारे में आप सब आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने सर्वे को अभी से नहीं पढ़ा ना ढंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके आपको दिक्कत ही होगी। और इस सब्जेक्ट में कईयों की बैक आ रखी है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट हवा में आप पढ़ लोगे और पास हो जाओगे, इसमें भी बैक आती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एक तो सर्वे होता है हमारा, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट के बेस पे होता है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारा सर्वे होता है। चेन सर्वे, इसमें हम चेन का यूज़ करते हैं, चेन और टेप का। कंपास सर्वे, ये आपका थर्ड चैप्टर है कंपास सर्वे। चेन सर्वे आपका सेकंड चैप्टर है। कंपास सर्वे में हम कंपास की हेल्प लेते हैं। हमारे 2 टाइप के कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर। आपका प्लेन टेबल भी ये आपके हमेशा 4th सेमेस्टर में आया था। जो हमारे टाइम था ये तब तो 3rd सेमेस्टर में आया था, लेकिन जितना मैंने सिलेबस देखा है ना, ये आपका 4th सेमेस्टर में ही इंक्लूड किया गया है। जो आपका थियोडोलाइट सर्वे है ना, वो भी आपका 4th सेमेस्टर का है। ये जो आपके 2 है, ये 2 तो आपके कौन से हैं, ये आपके 3rd सेमेस्टर में जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो आपके ये 3 है, ये बाकी के 3 है, ये आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। इनका भले आप नाम याद ना रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या चीज़ें यूज़ होती है। अब आपका लास्ट टॉपिक आपका बचता है आपका स्केल्स। स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। अगर आप किसी डिस्टेंस को आप मैप में शो करना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प लेंगे, स्केल की हेल्प लेंगे। उसे आप कन्वर्ट करेंगे
जैसे कि मैं आपको पहले दिखाया था कि 1 किलोमीटर का एरिया है, उसे अगर आप मैप में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानोगे। तो यहाँ पे उसे हम इंजीनियर की स्केल कहते हैं। इंजीनियर स्केल में क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस होती है ना, अगर आपकी बड़ी डिस्टेंस होते हैं, उसको आप स्केल में छोटी डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसे दर्शाते हैं। जैसे आपका 10 मीटर है ग्राउंड पे, तो उससे आप मैप में कितना दिखाएँगे? 1 सेंटीमीटर है। अगर आप 100 मीटर आपका ग्राउंड में डिस्टेंस है, तो उसे भी आप 1 सेंटीमीटर ही दिखाएँगे मैप में। यहाँ पे आपका फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ है। जो आपका स्केल का फ़ॉर्मूला है वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। आपसे कभी पूछ सकता है कि इसका स्केल स्केल की ये बताओ, यूनिट बताओ। वैसे नहीं पूछेगा यार, ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। कभी आज तक आया भी नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है कि ये आगे भी आएगा। देखिए इसमें जो हमारा सेकंड आता है वो है हमारा आरएफ। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको मैं आपको बार-बार नहीं बताऊँगा कि आपको कैसे-कैसे रिप्रेजेंट करता है किस यूनिट को। अब आपको अगर आरएफ फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आरएफ आरएफ फाइंड करना है, उसके लिए आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि आपने ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस ली और मैप में कितनी डिस्टेंस लिया आपने कन्वर्ट करके। तो आपका जो आपका स्केल है, स्केल इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो आपका मैप में है और जो आपका 10 मीटर एक्चुअल में है आपका ग्राउंड पे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो आपका स्केल आएगा वो आपका आएगा 1/1000। और ये आपका ये इसकी यूनिट होती है ना, वो यूनिटलेस होती है। आपको इसको भी आपको याद रखना है। जो आपका स्केल होता है ना, उसकी कोई यूनिटलेस होता है। जब आप इसका आरएफ निकालेंगे, जब आपका आरएफ होता है एक्चुअल में, जब आपका आरएफ होता है वो आपका यूनिटलेस होता है। यहाँ पे आपका आरएफ का फॉर्मूला दे रखा है, क्या होता है? डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। अगर आपको एरिया गिवन है तब आप आरएफ कैसे फाउंड करेंगे? अगर आपको एरिया गिवन है तो आरएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया अंडर रूट एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया ऑन ग्राउंड। मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपका लार्ज स्केल होता है ना, लार्ज स्केल में मैंने आपको क्या कहा है? आपका स्केल बड़ा है तो आपको डिटेल ज़्यादा होगी। लार्ज स्केल मतलब स्केल बड़ा है तो मतलब एरिया छोटा ही होगा। और अगर आपका स्केल आपका छोटा है तो मतलब आपका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और उसे हमने मैप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। समझे? मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था एक पॉइंट पे, आप फिर से देख लीजिए। जो आपका प्लेन है ना, वहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैप। मैप में आपकी जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उसे आपको छोटे फॉर्म में आपको उसे मैप में रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे आपका स्मॉल स्केल यूज़ होता है। तो सेम आपका यही आता है यहाँ पे। जो आपका स्मॉल स्केल होता है ना, वो आपका किस लिए यूज़ होता है? वो आपको लार्ज एरिया को जो आपका होता है ना, उसको आपको मैप में दिखाने के लिए यूज़ होता है। और जो आपका स्मॉल एरिया होता है उसको आप दिखाते हैं प्लेन में। ठीक है? ये ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो आपका आता है स्केल्स में, आपका आता है प्लेन स्केल। इन दिस स्केल इट इज़ पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशन ओनली, यूनिट एंड लेंथ। जो आपका प्लेन स्केल है ना, उसमें आप सिर्फ 2 डायमेंशन ही मेजर कर सकते हैं, यूनिट और लेंथ। इसके अलावा आप उसमें तीसरे डायमेंशन मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड जो आपका लास्ट आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपको पता होगा ना, आपने पहले ही सुना होगा। 10th 11th में आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। 11th और 12th में वर्नियर स्केल से एक प्रैक्टिकल भी होता है। अब वर्नियर स्केल होता क्या है? वर्नियर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये आपको जो वर्नियर स्केल होता है ना, ये 1 mm से जो कम की मेजरमेंट होती है, 1 mm सबसे छोटी मेजरमेंट होती है। उससे भी कम अगर आपकी मेजरमेंट है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए आप वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर। ये 1 mm से भी छोटा होता है, 0.01 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ये बहुत छोटा होता है। तो यही था हमारे चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लीनियर मेजरमेंट यानी चेन सर्वेइंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और यार ऐसी वीडियोस को बनाने में ना टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आप इस वीडियो को औरों को भी शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी इससे बेनिफिट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारा सिलेबस कवर कर चुका हूँ। आपको जितना इसमें सफिशिएंट था पेपर के लिए, मैंने आपको पूरा पेपर के लिए करवा दिया है। और जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। तो आप अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप वीडियो को स्किप करके शुरू से देख सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।